I speak English because English is India and India is English. क्या आपने कभी सोचा है इंडियंस इंग्लिश से क्यों इतने ऑब्सेस्ड हैं? क्यों इंग्लिश को एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक क्लास माना जाता है? डेविड क्रिस्टल, एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट, कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को एस्टैब्लिश और एक्सपैंड करने के लिए एक पावरफुल नेशन की जरूरत होती है। इसलिए 20th सेंचुरी तक इंग्लिश को ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज में इम्प्लांट कर दिया और यूएस के वर्ल्ड डोमिनेंस ने इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज बना दी। उस समय यूएस दुनिया की मोस्ट प्रोडक्टिव और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, इसलिए उनकी इंटरनेशनल एक्टिविटीज से उनकी लैंग्वेज इंग्लिश को बहुत फायदा हुआ। यूएस में प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सोशल मीडिया कंपनीज थी, जिससे इंग्लिश का एक्सपेंशन और भी बढ़ा और इसी कारण यूएस की इकोनॉमी से, ग्लोबलाइजेशन से जुड़े बेनिफिट्स से प्रॉस्पर होने के लिए इंडिया ने इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। तो इस लॉजिक से चाइना और जापान को भी इंग्लिश अडॉप्ट करना चाहिए था। देखा जाए तो चाइना में सिर्फ 0.9% लोग इंग्लिश बोलते हैं और 91% लोग चाइनीज बोलते हैं और जापान में 99% जापानीज बोलते हैं। तो बिग क्वेश्चन इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बिना इंग्लिश के ये कंट्रीज कैसे ग्रो कर पाई? इनफैक्ट यदि कंपेयर भी किया जाए तो इंडिया 1990 से जहां 7% की एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ा, चाइना इसी समय लगभग 10% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ा। तो फिर ये अंतर क्यों, कैसे? इसका मेन रीजन इन कंट्रीज के डेवलपमेंटल पाथ्स में डिफरेंसेस है। चाइना से बिल्कुल अलग इंडिया की ग्रोथ सर्विस सेक्टर पे बेस्ड है, जो कि 2000 और 2010 के बीच एवरेज में 53.7% थी और सर्विस सेक्टर में भी सिर्फ कुछ सर्विसेज जैसे ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, डिफेंस एक्सेट्रा 40% से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जो एक मल्टीलिंगुअल नेशन है। अब ये समझते हैं कि क्यों सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इंग्लिश पे डिपेंडेंट है। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में कम्युनिकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी को कंसिडर किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स, कंट्रीज कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज को फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है, जो मोस्टली इंग्लिश में ही बात करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि सर्विस सेक्टर में मोस्टली इंफॉर्मेशन को समझाने या समझने के लिए इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि सर्विस सेक्टर के मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही बने होते हैं, जैसे डिफेंस में लिटरेचर और इक्विपमेंट के यूजर मैनुअल इंग्लिश में बने होते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेस ऑर्डर्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और बिल्स सब इंग्लिश में लिखे होते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश्ड नॉलेज कंट्री से बाहर जनरेट होती है। इन सभी रीजंस के अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया को 200 साल से ज्यादा ब्रिटिशर्स ने रूल किया। उनके लॉज, उनका इंग्लिश लैंग्वेज को ओपनली फ्लॉन्ट करना इस लैंग्वेज के इनिशियल एडॉप्टेशन का एक मेजर रीजन बना। जैसे थॉमस मैकॉली ने कहा, यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ पूरी इंडिया और अरेबिया की लिटरेचर से ज्यादा बहुमूल्य है। ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन से वो एक ऐसा इंडियन क्लास को स्टैब्लिश कर सकेंगे जो कलर और ब्लड में इंडियन होगा, लेकिन मॉरल्स और माइंड में इंग्लिश होगा, जो ब्रिटिश के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक मार्केट होगा
और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस का एस्पिरेशन होगा। इसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया के मोस्टली फ्रीडम फाइटर्स एलाइट ग्रुप से बिलोंग करते थे। इनमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू बस कुछ बड़े नाम हैं। हालांकि फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया में इंग्लिश एडॉप्शन से होने वाले कल्चर और लैंग्वेज के नुकसान को बहुत जल्द समझ लिया था और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय भारतवासियों पर इंग्लिश थोपने को फुली अपोज किया था। पर जैसे महात्मा गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा, हम अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों ने ही भारत को गुलाम बनाया है। राष्ट्र का अभिशाप अंग्रेजों पर नहीं बल्कि हम पर पड़ेगा। पर इसके बाद भी आजादी के बाद इंडिया को कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करना पड़ा जिसके कारण इंग्लिश एडॉप्टेशन जरूरी हो गया। सबसे पहले लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय मेजर पोर्शन ब्रिटिशर्स द्वारा इनैक्टेड लॉ से ही बनाया गया, जिसका फ्रेमवर्क 1935 एक्ट बना जो इंग्लिश में था। इसी कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में ही खड़ा किया गया। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहां कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पे वाणी, वहां एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाए, ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग बनने लगा। हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स के बीच चल रहे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक कॉमन लैंग्वेज के सपने को लगभग इम्पॉसिबल बना दिया। लेकिन आजादी के बाद, खास तौर पर 1990s के बाद, जब इंग्लिश एक स्टाइल स्टेटमेंट बनने लगा, एक ट्रेंड बनने लगा, ग्लोबलाइजेशन के दौर पर वेस्टर्न कंट्रीज से इंटीग्रेट होने के लिए एक नेसेसिटी बनने लगा, उसी दौरान हमारे देश पर इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग बढ़ने लगा और हमारी मातृभाषा का उपयोग कम होने लगा। हमें इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बस चाहते हैं कि हमारी मातृभाषा पीछे ना छूट जाए। तो आइए जब अगली बार साथ बैठे तो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को जरूर सलाम करें, क्योंकि यही तो है हमारी असली पहचान। जय हिंद।